यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के हम लोग टेस्ट देखेंगे। यहाँ पर अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक, तो अपना टेस्ट पेपर यहाँ पर, और ये देखो हम लोग देखेंगे फुल लेंथ नंबर पेपर जो है यहाँ पर 5वां। ठीक है, जो ओवरऑल यहाँ पर है वो 5वें पेपर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 4 नंबर तक देख चुके हैं। उस हम लोगों ने क्या किए थे, स्टैटिक वाइज किए थे, जैसे कि सब्जेक्ट हैं सेक्शनल वाइज। ठीक है, अब हम लोग जो करेंगे यहाँ पर ये फुल लेंथ पेपर होगा 5वें नंबर से स्टार्ट है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो पैटर्न पर है, यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है उसके हिसाब से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे कि लास्ट टाइम पे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन जो ज़्यादातर कथन वाइज क्वेश्चन पूछे थे ना, तो उनको घुमा करके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, कहने का मतलब जो उसी टॉपिक, मतलब जैसे कि यहाँ पे पूछे गए टॉपिक, उनके टॉपिक प्लस और भी नए नए टॉपिक जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ पर ऐड किए गए। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वहाँ से देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसने बोला है सूची को सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, प्राचीन यहाँ पर इसकी रचना दे रखा है और यहाँ पे इसकी रचना कर रखी है कौन कौन है। तो देखो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का क्या होगा, अष्टाध्यायी का आपको हो जाएगा यहाँ पर पाणिनि। ठीक है, महाभाष्य का हो जाएगा बीका और पतंजलि। प्रबंध चिंतामणि जो है ये हो जाएगा किसका, सी का 2 मेरंतु। और परिशिष्ट पर्व जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, डी का 1 हेमचंद्र। करेक्ट आंसर फर्स्ट का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें बोला कि निम्नलिखित पर विचार करना है। सातवाहन राजाओं ने के यहाँ पर नाम माता प्रधान है, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। पहली बात क्या होगी। दूसरे का देखो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर है ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। क्यों पहला इसलिए करेक्ट है क्योंकि सातवाहन शासकों के नाम अपनी माताओं के नाम पर रखे जाने की यहाँ पर प्रथा रखती थी, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, वरिष्ठ पुत्र पुलमावी है ना, पुलमावी। राइट, ये समाज की महिलाओं में सम्मानजनक स्थान दर्शाता था, परंतु राज सत्ता प्रतिशतात्मक थी और सिंहासन उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र होता था। तो पहली बात करेक्ट है। सेकंड, सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल में ही यहाँ पर दिखाई पड़ता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका होगा, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका पूछा है कि कौन सा गलत है। गलत है तो कोई गलत नहीं, डी आंसर होगा क्योंकि दोनों सही है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो वर्ष फसलें हैं और कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके संबंध में आपको विचार करना है। ठीक है, पहली बात देखते हैं पहला क्या बोला है। पहला यहाँ से ये कहता है कि उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है ये हमारे 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में यहाँ पर डिवाइड करके एग्जाम्पल मान सकते हो, जैसे पश्चिमी मैदान है ना, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड, ऐसा करके। तो यहाँ से पहला करेक्ट है। सेकंड बात है कि ये देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन और गन्ना उत्पादन में का उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सेकंड बात भी करेक्ट है ना। तीसरा है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नहर है जो राज्य के कृषि क्षेत्र के सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर 1 2 3 तीनों सही है, डी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 4। राज्य विधान परिषद के बारे में विचार करना है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 198 का धन विधेयक बिल केवल विधानसभा में ही पुनर्स्थापित या पुनर्स्थापित ये प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद में केवल 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बोला विधान परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कर सकती है, जैसे यहाँ पर मंत्रिपरिषद को समय रूप से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ये भी बात करेक्ट है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 164 का 2 के तहत। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 4 का 1 और 2 सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 आते हैं 5वां नंबर। क्वेश्चन 5 बोला है कि निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सियानापन और संयम चला जाएगा। ये चला गया है। आंसर हो जाएगा 5वें का नाना फडणवीस, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर है क्योंकि नाना फडणवीस ने मराठों का मैकियावली भी कहा जाता था। वे पेशवा प्रशासन के मुख्य नीति निर्माता और मराठा संघ के चतुर कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, आंसर क्या होगा, 5वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। 6 बोला कि नीचे दिए गए पर अभिकथन और कारण है। अभिकथन कारण ऐसा बोला कि 1932 में और 1934 के बीच में हुई द्वितीय सविनय विज्ञान आंदोलन के मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम देखी गई थी। पहला क्या होगा, देखो छठे का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका
करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही है। सेकेंड, 1930 से 36 के बीच में मध्य श्रमिक आंदोलन कमजोर पड़ गए थे। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बात सही है, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिस्टों ने इस दौरान कांग्रेस के आंदोलन को खुद से अलग रखा था और यही कारण था कि द्वितीय सफल विज्ञान आंदोलन के में जो मजदूर थे उनकी भागीदारी कम देखी गई थी। दोनों बातें ऐसे सही है, आंसर इसका व्याख्या कर रहा है, करेक्ट है। क्वेश्चन आते हैं, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति जो है उसको लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? क्या होगा? सातवें का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा विठल नाथ, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अष्टछाप मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 8 भक्त कवियों का एक समूह या ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। इनकी स्थापना का संरचना की बात करेंगे इसमें तो यहाँ पर क्या था कि इनकी स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की थी, ठीक है। और 8 कवि इसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, एक तो कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और 4 शिष्य जो थे विठलनाथ के थे, जैसे कि गोविंद स्वामी और चित स्वामी और चतुर्भुजा दास और नंददास, ठीक है। यहाँ से यूपी पीछे क्वेश्चन घुमा सकता है, अगर घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 कवि थे जिनमें से बोलेगा कि विठलनाथ के में से कौन से कवि शामिल नहीं थे, 4 बात दे देगा, है ना, तो ध्यान रखना है। और या तो घुमा दे देगा आपको कि इनके वल्लभाचार्य के कौन से शिष्य नहीं थे, तो शिष्य इस वजह से मैंने आपको बताया, आपको याद करना है 8 कवि, ठीक है। तो क्या होगा, इसके बारे में जान लिया आपने, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सी करेक्ट है। तो एक्स्ट्रा बातें जो थी मैंने आपको बताई यहाँ पर। देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं, एक से मतलब अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी एक चीज़ आपको समझाएंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन के अलावा चीज़ आपको बताएंगे, है ना, कि जितना भी पेपर है और भी टेस्ट यहाँ पर सीरीज है उससे सबसे अच्छा और करने की कोशिश हम लोग करेंगे इसमें, अपने जो यूकेटी टेस्ट है इसमें, ठीक है। आते हैं 7वां नंबर, कौन सा था, 7वां तो हो गया था ना, 8वां नंबर आते हैं। 8वां नंबर है निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है, इस पर देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको हो जाएगा पूना पैक्ट, राइट। तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, चौथा जालियांवाला बाग हत्याकांड। इनमें से आपको सीरियल से लगाना है पूरा, ठीक है, लगाते हैं सीरियल से। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा चौथे के बाद पहला क्या देखा था हम लोगों ने, साइमन कमीशन का गठन 7 नवंबर 1927 को हुआ था, और भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। आगे यहाँ पर है थर्ड में आपका गोलमेज सम्मेलन आएगा 7 सितंबर को लेकर, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। करेक्ट आंसर 4132 इसका सही होगा, 4132 मतलब बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ से, इसमें बोला कि स्टोरी ऑफ बारडोली पुस्तक है, उसके यहाँ पर रचना किसने की थी, ठीक है। क्या होगा 9वें का आंसर, देखो 9वें का आंसर हो जाएगा स्टोरी ऑफ द बारडोली पुस्तक के लेखक की रचना किसने की थी, करेक्ट आंसर 9वें का आपको हो जाएगा महादेव देसाई, बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। महादेव देसाई इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो महात्मा गांधी के निजी सचिव भी थे। आगे आते क्वेश्चन नंबर 10, निम्न पर विचार करना है, देखते हैं। जहांदार शाह, ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट, फारूकसियर और मोहम्मद शाह। इसमें बोला है कि इनमें से उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं उसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले यहाँ पर जो आ जाएगा स्टेटमेंट के हिसाब से बहादुर शाह या शाह आलम फर्स्ट 1707 से 1712 तक, इन्हें साहिब बेखबर भी कहते थे, पहला दूसरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका जहांदार शाह फर्स्ट नंबर 1712 से 1713, जिन्हें लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा तीसरा फारूकसियर 1713 से 1719, इन्हें घृणित कायर कहा जाता था, 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान दिया गया था। उसके बाद आपका आएगा चौथा मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, या मोहम्मद शाह फर्स्ट 1719 से 1748, इनके समय 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर 2134 ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 नंबर है मुगल भू राजस्व जो व्यवस्था थी उसके बारे में विचार करना है। यह राज्य के कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित होता था। पहली बात क्या होगी, देखो पहली बात यहां से जो है 11वें का ये करेक्ट है। सेकंड, देयशाला व्यवस्था जो थी औसत उपज का एक और औसत तथा कीमत को लेकर आधारित थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। और देयशाला व्यवस्था अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने लागू की थी। ये व्यवस्था पिछले 10 वर्षों में 1570 से
1580 के फसलों के औसत जो उत्पादन है उसको लेकर के इनकी कीमत निर्धारित की जाती थी। ठीक है, दोनों बातें याद रखना है। आंसर यहाँ से 11वें का सी। क्वेश्चन 12 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य उनकी सांस्कृतिक मेलों के बारे में विचार करना है। चारकोला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिनमें सिर पर जलते दीपक का पिंजरा रखकर नृत्य किया जाता है। क्या होगा 12वें का पहला स्टेटमेंट? क्या होगा 12वें का फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, सैरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। क्या होगा सेकंड? सेकंड भी आंसर करेक्ट है। तीसरा, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पशु मेला है। तीसरा गलत है क्योंकि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पशु मेला धार्मिक स्थल है, लेकिन ये आगरा जिले में बटेश्वर यमुना के तट पर होता है, मेरठ में नहीं। मेरठ में कौन सा होता है? नौचंदी मेला लगता है, जो मेरठ के लोगों को पता होगा उनको, है ना। तो आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन आते हैं 13 नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा, ये की थी विरूपाक्ष। किसने की थी? विरूपाक्ष ने की थी, है ना। नारायण विलास ने प्रसिद्ध संस्कृत काव्य ग्रंथ की रचना विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय सेकंड ने की थी। करेक्ट आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 14 14 नंबर 14 बोला है 14 में कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। सही कालक्रम के अनुसार लगाना है हम लोग को, देखते हैं। पहला बोला कि कैबिनेट की संयोजना, दूसरा प्रारूप समिति, संविधान का अंगीकरण, संविधान सभा की पहली बैठक। तो लगाएंगे सीरियल से, तो 14 में क्या हो जाएगा आंसर? 14 का कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारत आगमन मई 1946। ठीक है, तो कैबिनेट बना कब था? मार्च 1946, लेकिन भारत आगमन कब था? मई 1946 में प्रस्ताव था इसका। ठीक है, याद रखना है। सेकेंड बात में अगला क्या आएगा? अगला आएगा आपका चौथा नंबर का, जैसे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? शशिधरन सिन्हा थे, पता होगा। चौथी बात आ गई। उसके बाद क्या आएगी? 1-4 के बाद दूसरा आएगा प्रारूप समिति का गठन, ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, तो दूसरा। उसके बाद तीसरा आएगा संविधान का अंगीकरण। कब हुआ था ये? 26 नवंबर 1949। ठीक है, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर टाइप से 1 4 2 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 15 ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इनाम कमीशन की स्थापना का जो उद्देश्य था क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य था कि जो भूमिहर है ना, जो भूमिहर यहाँ पर रहित जागीर थे उनका पता करके उन्हें छीनना। ठीक है, क्योंकि ये जो कमीशन था इसकी स्थापना 1852 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि कमीशन का उद्देश्य, जो उद्देश्य ऐसी यहाँ पर निष्क्रिय या कर भूमि मुक्त थी जिनकी जांच करना, जिन पर लोगों का राजस्व दिए बिना अधिकार जो वहाँ बैठे थे उनको हड़पना एक तरह से, है ना, उनकी जांच का आदेश देना। लगभग 20,000 जागीरें उनको जब्त कर ली गई थी। ठीक है, जो हड़पी गए थे लोगों द्वारा। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया था? क्या नई दिल्ली होगा? नहीं। मलेशिया नहीं, सिंगापुर इसका सही आंसर है, बी। ठीक है, और यहीं से उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और दिल्ली चलो जय हिंद का नारा भी दिया था। आंसर 16 का बी करेक्ट है। 17 आते हैं, 17 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर नहीं किया गया था। तो एक तो आपको हो जाएगा सोम प्रकाश, ठीक है, और अगला हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है, तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का सी करेक्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? बताना है किस सूबेदार ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, ये चिनकिलिज खान ने की थी। आसफ जही वंश की स्थापना कभी थी? 1724 में चिनकिलिज खान ने। इन्हें निजाम मुल्क और निजाम शाही की उपाधियों से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से किसे निजाम शाही की उपाधि से जाना जाता है? एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएगा, है ना। इन्होंने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो याद रखना है सब बातें, आपको पॉइंट लिखते चलना है, ठीक है, वरना सब भूलते जाओगे आगे। आंसर क्या होगा? 18वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 आते हैं, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है। 19 में कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है बताना है। सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा, सोचो क्या होगा। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से फ्रेजर आयोग, लॉर्ड हार्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर 19 का सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि फ्रेजर आयोग 1902 पुलिस सुधारों हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ठीक है। और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, न कि लॉर्ड हार्डिंग, बल्कि लॉर्ड जो हार्डिंग है इनकी सेकंड, इनका कार्यकाल 1910 से 1916 था, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा 19 का, क्या होगा, डी करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहां से। इसमें पहला है, यहां पर झील दे रखा है और राज दे रखा है, ठीक है। शास्तम कोट्टा झील, ये क्या होगा, देखो शास्तम कोट्टा झील हो जाएगा, क्या होगा, ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो रामसर स्थल है। चौथा यहां से हो जाएगा इसका, सॉरी चौथा। आगे आते हैं, तवा वोहर झील, क्या होगा, तवा वोहर झील, ये सेकंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। होशंगाबाद जिले के तवा नदी तट पर स्थित है। आगे सोंगमो झील कहाँ पर है, सिक्किम में, सही है। अगला चेमरक्कम झील, तमिलनाडु, करेक्ट आंसर 4231। 4231 मतलब 4231 किसमें है, 4231 है आपका सी नंबर में, ठीक है, 4231। आगे आते क्वेश्चन 21, 21 में बोला है, अमूर नदी के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। अमूर नदी का उद्गम मंगोलिया पठार से है, ठीक है, पहला क्या होगा। 21 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सही है, गलत है, क्योंकि अमूर नदी जो है इसका उद्गम सिलिका और अड़गुन नदियों के संगम से होता है, जो पूर्वोत्तर चीन, मंचूरिया और रूस के सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, मंगोलिया के पठार से नहीं, गलत होगा। अमूर नदी का मुहाना उत्तरी चीन में अवस्थित है, सेकेंड बात गलत है, दोनों गलत है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे थालवेग नियम के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए अंकित किया गया था। आंसर 22वें का हो जाएगा, ये किया गया था सर्करीक, इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, सर्करीक इसका सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि जो थालवेग नियम है ना, थालवेग नियम ये अंतरराष्ट्रीय कानून वैध सिद्धांत, जिसके अनुसार यदि दो देशों के बीच सीमा की बहती नदी जल मार्ग से होकर गुजरती है तो सीमा नदी के सबसे गहरे जल मार्ग के बीचों बीच यहाँ पर मानी जाएगी। आंसर 22 का के करेक्ट है। 23 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं श्रेणी और यहाँ पर परिचालित इसके क्षेत्र कौन से हैं। पहली बात, पहले यहाँ पर है सीमांत जोत, सीमांत जोत क्या होगा, 1 हेक्टेयर से कम। आगे आते हैं बी नंबर में, बी नंबर बोला है कि लघु जोत, लघु जोत हो जाएगा आपका तीसरा, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। और उसके बाद अर्ध मध्यम जोत, ये क्या होगा, अर्ध मध्यम जोत आपकी 2 से 4 हेक्टेयर, ये 4 हेक्टेयर मान सकते हो, 2 से 4 इसमें आएगा, है ना। और मध्यम जोत आपकी आ जाएगी 4 से 10 हेक्टेयर, ये दूसरे में आ जाएगी। आगे आंसर क्या होगा इसका, 23वें का आंसर बी करेक्ट है। 24 आते हैं 24 निम्नलिखित में से जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, अवरोही क्रम में। आंसर क्या होगा, 24 का आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ से पहले आएगा कुंचिकल जलप्रपात, उसके बाद दूसरा जोग जलप्रपात, उसके बाद चौथा आपका आएगा दूधसागर जलप्रपात, उसके बाद पहला आपका क्या होगा, हुंडरू जलप्रपात। 3, 2, 4 इसका आंसर होगा 24 का सी। 25 नंबर 25 नंबर बोले ज्वालामुखी क्रिया जो है उससे मानव को होने वाले लाभों को निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर विस्थापन। क्या होगा इसका सही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि जो विस्थापन है ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाला जन धन का नुकसान और मानव विस्थापन का एक हानिकारक विनाशकारी प्रभाव होता, ना कि मानव का होने वाला एक लाभ। गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है 26, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। इसमें बोला जनजाति और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं 26 में। पहला बिंदिबू, बिंदिबू क्या हो जाएगा, जप हो जाएगा। दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम मरुस्थल भाग में रहने वाली मूल जनजाति है ये। उसके बाद एनु, एनु क्या हो जाएगा, ये
एनु आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पे तारिम बेसिन, ठीक है। अगला ईटा, ईटा फिलीपींस के पर्वतीय क्षेत्रों में नेग्रिटो जनजाति होती है। आगे उइगर, उइगर उत्तरी अमेरिका। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 2 1 4 3 बी। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, नहीं सही सम्मिलित है वो आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर ये बी करेक्ट है। यातूनी नहीं तायूनी आंदोलन, बी नंबर 1890, क्योंकि तायूनी आंदोलन 1839 था। इसकी स्थापना करामत अली जौनपुरी द्वारा 1839 में ढाका में की गई थी और न कि 1890 में। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं 28 है, 1944 में दी वे आउट नामक पम्फलेट किसके द्वारा जारी किया गया था? आंसर 28 हो जाएगा बी नंबर सी राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे आते हैं 29 नंबर, वर्ष 1922 में सभी नवोद्य आंदोलन जांच समिति की स्थापना की गई थी। इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा 29 का, इसके अध्यक्ष थे करेक्ट आंसर 29 का हकीम अजमल खान, सी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 30 है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था कि जो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था उसको चलाना, ठीक है। सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873 1873 ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। मुख्य उद्देश्य था कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाना और गैर ब्राह्मण जातिवादी को महिलाओं को शिक्षित करने को लेकर सशक्त बनाना था। आगे क्वेश्चन आते 30 हो गया। 31 है, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती का संबंध किससे है? बर्रा डकैती का संबंध है बंगाल से, सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बर्रा डकैती 2 जून 1908 को पूर्वी बंगाल के जो बर्रा स्थान पर ढाका आंदोलन समिति के क्रांतिकारियों द्वारा निष्पादित की गई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। एक बर्रा जो है ना, ये कानपुर में भी है, नवस्ता साइड, ठीक है, पता होगा जो कानपुर के लोग हैं उस लोगों को। 31 का क्या होगा? सी करेक्ट है। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश मत मार देना, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेट उसके हिसाब से करना है। 32 इसलिए मैंने आपको बताया। 32 नंबर है, सेबी के इंडेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए संशोधित नियम की जो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता बताता है? बताना है। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर ये बताता है कि जो प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स पर आधारित और साप्ताहिक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पर पेश कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर है। क्या होगा? बी करेक्ट होगा 32 का, यस राइट, क्योंकि बाजार में अत्यधिक वायदा कारोबार जो होते हैं और खुदरा निवेशक के बीच जो जोखिम होता है उसको नियंत्रित करने के लिए सेबी के नियम को कड़ा किया जाता है, मतलब कड़ाई से पालन किया जाता है उसका, राइट। तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। 33 आते हैं 33 नंबर है, अनाईमुडी चोटी के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। 33 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, सेकंड भी सही होगा। तीसरा, ये भारतीय प्रसिद्ध महाद्वीप जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी करेक्ट है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत का पूरे भारतीय प्रायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, पेनिसुलर में, या पेनिसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो। आंसर तीनों करेक्ट है, 1 2 3 डी। 34, यदि कर्क रेखा को आधार माने जाए तो भारतीय जलवायु को किन 2 प्रमुख कटिबंधों के अनुसार हम लोग विभाजित करेंगे? आंसर हो जाएगा 34 का उष्ण और उपोष्ण, बी, ठीक है। दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधी और उत्तर का भाग आपका उपोष्णकटिबंधी में आ जाएगा। और उष्णकटिबंधी में कौन सा भाग आएगा? उष्णकटिबंधी उसमें जहां पर वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, और उपोष्णकटिबंधी में आपका जहां विषम जलवायु, जहां गर्मियां अत्यधिक होती हैं और सर्दियां ठंडी पड़ जाती हैं, ठीक है। ये उत्तर का भाग है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो नॉर्थ इंडिया, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, है ना, हरियाणा, और ऊपर के राजस्थान नहीं, ऊपर का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब, ठीक है। आगे आते हैं, तो इन दोनों को लिखने का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण का उष्णकटिबंधी और उत्तर का उपोष्णकटिबंधी, ठीक है। आगे आते हैं 34 का बी करेक्ट है। 35 नंबर है, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न में से सबसे बाद में क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बाद के क्रम में पहले से बाद में व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा?
पहले से बात को क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये पहला आएगा। सेकंड नंबर मतलब आंतरिक जल, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा आधार रेखा, राइट। उसके बाद आपका तीसरा आएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, और उसके बाद पांचवा आएगा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और एक पहला। करेक्ट आंसर 2 4 3 5 1। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दर्रा और इसके किससे जोड़ेगा ये 36 में? देखो यहाँ पर पहला है, ये हो जाएगा नुरजिल दर्रा श्रीनगर गिलगित को जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जोजिला बीका 3 मतलब श्रीनगर को ले से जोड़ेगा। उसके बाद बड़ा लच्छा दर्रा जो है ये क्या हो जाएगा? ये जोड़ेगा आपका मंडी हिमाचल प्रदेश ले से, है ना। और शिपकिला जोड़ता है D1 शिमला तिब्बत से। करेक्ट आंसर 36 का बी करेक्ट है। 37 नंबर है, सूची को सूची 2 का मैच करना देश, और यहाँ पर इसके तल क्षेत्र कौन कौन से होंगे देखते हैं। 37 में पहला बोला है कि ईरान क्या होगा? देखो ईरान जो है आपका ये हो जाएगा मस्जिद सुलेमान, ठीक है। उसके बाद बी इराक हो जाएगा आपका किरकुक, ठीक है। किरकुक क्या है? ये मौसुल इराक के प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। कुवैत क्या होगा? बुरहान, है ना। ये क्या है? देखो ये क्या है? ये कुवैत का प्रमुख एक तेल क्षेत्र भी है। और सऊदी अरब दमास, ये क्या है? ये जो दमास जो है सऊदी अरब में, और घवार घाट सऊदी अरब का एक विशाल तेल क्षेत्र है। ये सब तेल क्षेत्र है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर यहाँ से A1 B2 C3 D4, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी वागामण पहाड़ियाँ। वागामण पहाड़ियाँ जो होती हैं ये, या वागामन जो हिल्स होती हैं, ये केरल के इडुक्की कोयट्टम सीमा में स्थित है, और पश्चिमी घाट की इलायची अन्नमलाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और पूर्वी घाट का नहीं होगा, क्योंकि पूर्वी घाट का पूछा था कौन नहीं आता, तो पूर्वी घाट में ये नहीं आता है, ठीक है। 39 नंबर 39, जल डमरू मत और इसके महासागर की जो खाड़ी है उसके मत स्थिति ये बता रहा है। पहला बोल रहा है कि 39 में कि फर्स्ट यहाँ पर मलक्का जल डमरू मत, ये क्या होगा? मलक्का आपको जाएगा ये हिंद महासागर तथा प्रशांत। हॉर्मुज आपको जाएगा कहाँ? ये फारसी खाड़ी, ओमान की खाड़ी से, ना कि लाल सागर, गलत हो गया। तीसरा है जिब्राल्टर जल डमरू मत अटलांटिक महासागर, करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 में से आपका 1 3 करेक्ट है, ठीक है, बी। 40 आते हैं 40 नंबर है, इसमें बोला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 40 नंबर कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ये गलत है। कारपेट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, दक्षिण में नहीं है, ठीक है। और दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट स्थित है, तो आंसर बी से होगा। 41 आते हैं, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के वर्गीकरण के हिसाब से बताना है आपको। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। इनके पारिस्थितिक तंत्र के वर्गीकरण में एल्बिडो का मुख्य घटता क्रम क्या होगा? मुख्य यहाँ से घटता क्रम जो हो जाएगा 41 में ये हो जाएगा इसका टुंड्रा पहला, तो है ना, चौथा नंबर। उसके बाद आपका आएगा टैगा पहला नंबर। उसके बाद आपका आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तीसरा, और उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदापर्णी सेकेंड। 4 1 3 2 इसका सही आंसर है बी। आगे आते क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत व शुष्क पवन है? शीत और शुष्क पवन है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल ये फ्रांस के रोन घाटी जो है उससे भूमध्य सागर की ओर चलने वाली अत्यधिक ठंडी और शुष्क शीत स्थलीय पवन है। आंसर 42 का डी करेक्ट है। 43 आते हैं, युग्मों पर विचार करना है, कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है? नदी, और यहाँ पर उद्गम क्षेत्र के हिसाब से 43 में सम्मिलित नहीं कर रहा है, वो आ जाएगा आंसर यहाँ से ये करेक्ट आंसर बी ब्लू नील और विक्टोरिया झील इसका सही आंसर है। ब्लू नील विक्टोरिया झील इसका सही आंसर होगा, जो सम्मिलित नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लू नील नदी का उद्गम टाना झील जो होता है इथियोपिया में होता है, और विक्टोरिया झील से नहीं। विक्टोरिया झील होती है ये व्हाइट नील श्वेत नील के उद्गम से होगा, ठीक है, तो बी गलत है। आगे क्वेश्चन आते हैं
44 निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है? 44 का आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा देश हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर जिबूती। हाँ, डी यहाँ से आंसर है, जिबूती इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वोत्तर अफ्रीका में इस प्रायद्वीप में मुख्य क्षेत्र में 4 देश शामिल होते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिबूती लगभग 23,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे छोटा देश है। ठीक है, और इथियोपिया एक समूह का एकमात्र भूमध्य देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है 44। 45 बाल्कान झील कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से, ये स्थित है कजाकिस्तान, डी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में घोषित ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत विचार करना है। पहली बात है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के कार्बन उत्सर्जन को कम करना और वनीकरण को नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना। 46 पहला करेक्ट। सेकेंड है, नीति के तहत इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 10 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। सेकेंड भी सही है। तीसरा बोला है कि इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों को स्टाम्प शुल्क और बिजली में छूट दी जाएगी, काफी ज्यादा छूट दी जाएगी, भारी छूट दी जाएगी। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। आगे आते क्वेश्चन 47 नंबर। 47 है, ओशिनिया के सबसे बड़ा वो सबसे छोटा देश क्रमशः कौन सा है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया और नेहरू, है ना, नौरू इसका आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 48 नंबर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में 2 भागों में विभाजित करता है किसको? करेक्ट आंसर 48 हो जाएगा, ये विभाजित करता है क्वीन और मॉड पर्वत। करेक्ट आंसर बी सही होगा, क्योंकि क्वीन और मॉड श्रेणी जो होती है ये पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका महाद्वीप का 2 असमान भागों, पूर्वी अटलांटिक बड़ा भाग और पश्चिमी अटलांटिक छोटा भाग को विभाजित करती है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 48 हो गया। 49 49 है, फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है किसका भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भाग है मेलोनेशिया, सी। ठीक है, प्रशांत महासागर में द्वीपों के ओशिनिया के 3 प्रमुख समूहों में बांटा गया, एक तो माइक्रोनेशिया, ठीक है, मेलोनेशिया और पोलिनेशिया। राइट, करेक्ट आंसर 49 का सी करेक्ट है। 50 नंबर है, देखते हैं 50 नंबर। सूची यहाँ पर खनन क्षेत्र और यहाँ पर इसकी अवस्थिति दे रखा है 50 में। पहला हो जाएगा हिंडाल्गो। हिंडाल्गो क्या होगा? ए का सेकेंड मैक्सिको, ठीक है, बी ब्रिटिश कोलंबिया फर्स्ट कनाडा, ठीक है, मैक्सिको का प्रसिद्ध चांदी का खनिज क्षेत्र था हिंडाल्गो, और ब्रिटिश कोलंबिया जो है आपका ये हो जाएगा क्या? कनाडा का प्रमुख कोयला और तांबा सीसा जस्ता का क्षेत्र। माउंट ईसा है ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड प्रसिद्ध सीसा जस्ता तांबा चांदी का केंद्र, तो हो जाएगा चौथे में, आगे चौथा आएगा उसमें। और आगे देखते हैं चौथा, यहाँ पर गिनी किसका है? तीसरा नंबर। जो चौथा स्टेटमेंट इसका गिनी हो जाएगा बोको का, है ना। बोको का क्या हो जाएगा? बोको ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रसिद्ध बॉक्साइट खनन क्षेत्र है, वो गिनी में हो जाएगा। ठीक है, गिनी ऊपर हो गया, तीसरा मान लो। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? A2 B1 C4 D3 सही आंसर 50 का C। 51 आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। राज्य और यहाँ पर इसके राज्यसभा में स्थान क्या है 51 में? पहली बात राजस्थान A का 3 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तमिलनाडु को हो जाएगा B का 4 18, C1 मतलब कर्नाटक 12 और D2 कहने का केरल 09, ठीक है। सही आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 52 आते हैं, 52 नंबर भारत के संविधान के किस भाग को संघ राज्यों के संबंध का उल्लेख किया गया है? आंसर 52 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी नंबर करेक्ट, भाग 11 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भाग 11 आर्टिकल 245 से 263 है ना, ये इसमें संघ और राज्य के बीच विधायी लेजिस्लेटिव और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो संबंध होते हैं उसका उल्लेख करता है। लेकिन जो भाग 12 है ये वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है, ठीक है। 52 का सी करेक्ट है। 53 आते हैं, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है, देखते हैं इसको। पहली बात है, पहला बोला है कि अभिकथन में जन्म स्थान, लिंग तथा धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है ना। दूसरी बात है, दूसरा बोला है कि अनुच्छेद 15(1) के तहत प्रदत्त अधिकार केवल भारत में नागरिकों के लिए होंगे। दोनों बातें सही है, आंसर ए करेक्ट है।
54 आते हैं 54 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 को वापस लिया जा सकता है। कैसे 352 को वापस लिया जा सकता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ये यहाँ से आंसर होगा, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के साथ। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव लाया जा सकता है इसमें। और ये लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित करने को लेकर इसे समाप्त कर सकते हैं। 55 आते हैं 55 नंबर। जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया संबंध में विचार करने। सभी धातुएं ठंडे जल के साथ तीव्रता से अत्यधिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। एल्युमिनियम लोहा भाप से करती हैं, ठंडे जल से नहीं, ठीक है। पहली बात गलत हो गई। सेकंड बात है, सेकंड बोला कि कैल्शियम जल पर तैरने लगता है क्योंकि ये उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उसी तरह चिपक जाते हैं। सेकंड बात सही होगा। तीसरा है, तीसरा बोला कि लोहा ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है परंतु भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। एकदम सही बात है। नहीं, एक गलत बात है, सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि यहाँ पर जो लोहा है ठंडे है ना, फ्यूज होता है लोहा, ठंडे जल या गर्म जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 और H2 बनाता है। तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला और तीसरा गलत है। पूछा क्या सही कौन सा है तो केवल दो। आगे आते क्वेश्चन 56 नंबर। 56 निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है? आंसर 56 का हो जाएगा नीरजा चौधरी वाद। ये यहाँ से सही आंसर होगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था है, इसका उद्देश्य होता है कि जो लोकतंत्र है उसकी शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति संसद का अन्य भाग है। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है क्योंकि 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति संसद का अभी अंग नहीं होता है। सेकेंड है, भारत के किसी भी राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। ये बात गलत है कि भारत के किसी राज्य में सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। दोनों बातें गलत है। आंसर 58 का डी, कोई सही नहीं है। 59 आते हैं 59 नंबर। इसमें बोले ब्रिक्स यहाँ पर जो है समिट, उसके बारे में जनवरी 2024 में ब्रिक्स संगठन में 5 नए देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये 59 का पहला क्या होगा करेक्ट। सेकंड, ब्रिक्स के नए सदस्यों में शामिल होने के बाद अब इस संगठन का नाम बदलकर ब्रिक्स प्लस कर दिया गया है। सेकंड गलत है क्योंकि नए सदस्यों को शामिल होने के बाद संगठन का नाम आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स ही रखा गया है और इसे ब्रिक्स प्लस औपचारिक पुनर्गठन या पुनर्नामकरण नहीं किया गया है ना। ब्रिक्स प्लस जो है ये एक संवाद मंच का नाम है, ना कि इनमें शामिल हुए देश के जोड़ करके उनका नाम, तो गलत हो गया। तीसरी बात है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में। करेक्ट है, 1 और 3 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन 60 है, जिला न्यायाधीश के संबंध में विचार करना है, पहला और दूसरा, ठीक है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, केवल उसे सिविल मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। गलत है क्योंकि वह दीवानी सिविल मामलों की सुनवाई करता है और उसे जिला न्यायाधीशों का और आपराधिक जो क्रिमिनल मामले हैं उसकी सुनवाई भी करने का अधिकार होता है, ठीक है। आंसर यहाँ से सिर्फ 1 करेक्ट है। 61 नंबर आते हैं 61 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उल्लिखित यहाँ पर जो पद है उसमें से कौन सा मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं था? मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं था, आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अखंडता। क्या नहीं था? अखंडता नहीं था, क्योंकि जो अखंडता है ये शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं था और ये सार्वभौम, संपूर्ण, प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द मूल रूप से मौजूद थे। क्वेश्चन 62 62 नंबर है, सम्मिलित कौन सा नहीं है यहाँ पर बताते हैं राज्य और गठन वर्ष के हिसाब से। पहला 62 में यहाँ से हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा मणिपुर 1970 जनवरी में। ये गलत है क्योंकि मणिपुर 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर तथा मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त होता है, ना कि 1970 में। तो ये गलत होगा।
आंसर क्या होगा 62 का सी। 63 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर क्या होगा 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये की गई है अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 के तहत। 64 आते हैं, 64 बोला है संविधान का आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर ये कर सकता है इनमें से सभी के विरुद्ध, एक तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी प्राधिकारी के विरुद्ध भी कर सकता है और किसी संगठित निकाय के विरुद्ध भी कर सकता है, तीनों में। ठीक है, आंसर क्या होगा डी करेक्ट है। और इसका दायरा जो होता है आर्टिकल 32 जो होता है रिट उससे ज्यादा व्यापक होता है। ठीक है, 65 आते हैं, दल बदल विरोधक जो निरोधक कानून है उसके बारे में। ये पारित हुआ था कब? ये पारित हुआ था मार्च 1985 की राजीव गांधी सरकार द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यह विधेयक जनवरी 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 1 मार्च 1985 से अस्तित्व में आ गया था। सब बातें याद रखनी, कब आया, कब बना, कब अस्तित्व में आया। ठीक है, आंसर 65 का भी। 66 नंबर है, नीचे दिए गए विकथनों का कारण है संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग किस स्थिति में राज्यसभा लोकसभा से दुर्लभ स्थिति में होता है? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, राज्यसभा की लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है। सेकंड करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों की उपस्थिति मतदान करने वाले कुल सदस्यों की साधारण बहुमत से होता है। चूंकि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है 543 और राज्यसभा की 245 होगी, है ना, उसे दोगुने से भी अधिक है उसकी, तो इसलिए संख्या के बल के आधार पर इसमें निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही जाता है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर है सही है। आगे आते क्वेश्चन 67 नंबर। 67 बोला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 68 है, नीति निर्देशक तत्व उसके बारे में विचार करना है। पहली बात देखते हैं, इसमें बोला है कि कौन सा कथन गलत बोला है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये आप क्वेश्चन कब कर पाओगे जब आपको नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी उसके बारे में पता होगा तो, है ना। अगर पता है तो आंसर यहाँ से इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? न्यायोचित होती है। राइट, करेक्ट बात है। करेक्ट मतलब नहीं है, गलत बात ये है ना। तो क्या होगा, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी होता है ये नॉन जस्टिसेबल है और अनुच्छेद 37 के तहत इस सरकार द्वारा लागू नहीं करती है और इसे नागरिक के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जबकि मूल अधिकार न्यायोचित होता है। ठीक है, तो ये गैर न्यायोचित होती है। आगे आते क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जो है उसके में से कौन से यहाँ पर राज्यों में विशेष प्रशासनिक प्रावधान है, इसमें बताना है। 69 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर 69 का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर है, चुनाव में भाग लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर हो जाएगा 70 का, ये की थी तारकुंडे समिति, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 71 है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक जनसांख्यिकी स्थिति संबंध में कौन से यहाँ पर सही होगा विचार करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहली बात क्या है? 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा करेक्ट है। पहली बात यहाँ से 71 का क्या होगी? करेक्ट है, गलत है। पहली बात सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। पहला गलत हो जाएगा। सेकंड यहाँ से इससे बोले उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के 8 राज्यों में एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। करेक्ट है, 2 और 3 सही है, आंसर बी। आगे क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत जो कथन है ये हो जाएगा यहाँ से बी नंबर, महाभियोग पर प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया सकता है, ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, बी नंबर। 73 आते हैं। 73 नंबर है, भारत में जैविक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक यहाँ पर जो फॉर्मूला उसके बारे में बताना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है कि
सिक्किम भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक ऑर्गेनिक बनने वाला पहला राज्य है। पहली बात सबको पता होगी, करेक्ट है। सेकंड बात आते हैं, सेकंड बात यहां से ये बोला है कि परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देना, यह भी करेक्ट है। तीसरा, प्राकृतिक खेती रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर केवल न्यूनतम मात्रा में यूरिया डीएपी का उपयोग की अनुमति होती है, ये बात गलत है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक, इसमें से केवल प्राकृतिक अवयवों और जीवामृत जैसे बीज अमृत आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1 2 से करेक्ट होगा आपका। आगे आते क्वेश्चन 74। भारतीय संविधान का राष्ट्रीय महत्व को, स्मारकों को, स्थान को, वस्तु संरक्षण के संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आंसर हो जाएगा बी 49 आर्टिकल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डीपीएसपी में। आगे 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 बोला है कि हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ था, इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? मुख्य कारक जो हो जाएगा यहाँ से 75 का, जो हो जाएगा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और पूंजी का बहिर्प्रवाह और अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय रुपया जो होता है तब कमजोर होता है जब विदेशी मुद्रा विशेषकर यूएस डॉलर जो होता है उसकी बढ़ती मांग या आपूर्ति घटती है तब। ठीक है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल दाम बढ़ने से भारत में आयात बिल बढ़ता है और डॉलर की मांग बढ़ती है। डॉलर बढ़ेगा तो क्या होगा? रुपया अपना कमजोर होगा, है ना। तो एक कारण है भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय में कच्चे जो तेल है उसकी दाम बढ़ने का लेकर। ठीक है, आंसर यहाँ से 75 का बी करेक्ट है। 76 देखते हैं। 76 बोला है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है? करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा, कौन सा है? करेक्ट आंसर बरेली इसका सही आंसर होगा। 77 भी कर लेते हैं। 77 है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना की नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का, ये नहीं है, तमसा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रमुख रूप से नगवा बांध सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर मिर्जापुर एवं सोनभद्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नगवा बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कर्नासा नदी पर निर्मित है और इस सिंचाई परियोजना में मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की कृषि को लेकर जलापूर्ति प्राप्त होती है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 70-80 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 78 कर लिए पूरे, 79 से 150 तक पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो फुल पूरा पेपर है खत्म होगा कल, और उसके बाद हम लोग दूसरा फुल पेपर देखेंगे। 6 नंबर हम लोग पेपर में आएंगे परसों। ठीक है, तो एक करके जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम लोग फुल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो सेक्शनल पेपर बहुत सारी कोचिंगों के चल रहे हैं, तो हम लोग सोचो फुल पेपर यहाँ पर काफी ज्यादा कवर कराते हैं। एक एक अच्छे पॉइंट उठा करके, अच्छे टॉपिकों को उठा करके यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इनको जरूर करते रहना। साथ में जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिकों को आपको डीप में जाकर कवर करो। बाकी मैं आपको इतना डीप में यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, और पॉइंट इनके नोट करते चलो, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में भी पेपर में याद रहेंगे सब पॉइंट आपके। ठीक है, एंड करते हैं। बाकी टेलीग्राम सबको जुड़ना है, चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।